इस वीडियो में हम पहले पार्ट के प्रश्नोत्तर देखेंगे। ये पार्ट के अंत में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चन को समझेंगे। तो देखिए, शुरुआत करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है, नारू रोग का रोगजनक है। आप चाहे रोगजनक बोल दीजिए या रोग कारक बोल दीजिए, ठीक है। तो नारू रोग है वो किसके कारण होता है उसके बारे में पूछा गया है। तो यहां देखिए, हमने दूषित जल के दुष्प्रभाव पढ़े थे कि दूषित जल पीने से क्या क्या शरीर में नुकसान होता है। तो वहां हमने एक कर्मी के बारे में पढ़ा था। ये जो कर्मी है ये अपना रहा पॉइंट, दूषित जल के दुष्प्रभाव, ठीक है। तो इसमें अपने यहां देखा था कि बाला या नारू रोग, नारू रोग का दूसरा नाम क्या है? बाला रोग। एक समय राजस्थान में गंभीर समस्या थी, यानी कि पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था। इसका रोगजनक, रोगजनक या रोग कारक एक ही बात है, ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस नामक कर्मी है, ठीक है। क्या है कि कर्मी है। तो यहां पर जो क्वेश्चन था वो क्या था अपना कि नारू रोग का रोगजनक क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कर्मी। अब देखिए, अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। 10वीं बोर्ड का जो प्रश्न पत्र होगा बोर्ड परीक्षा में, उसमें एबेसद यानी कि ऑब्जेक्टिव वैकल्पिक प्रश्न नहीं आते हैं। वहां लिखने वाले एक एक लाइन से छोटे क्वेश्चन, एक एक नंबर के वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं उनको उसी प्रकार से याद करना है। सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि नारू रोग का रोगजनक क्या है, ये ऑप्शन हमें नहीं मिलेंगे। तो हमें इस के रोगजनक का नाम याद रखना है। क्या नाम है? ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस नामक कर्मी है। अब देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इन प्रश्नों में दोबारा अपन को मिलेगा। अपन देखते हैं, ये रहा, देखो 10 नंबर पे क्वेश्चन दोबारा आ गया। नारू रोग के रोगजनक का नाम लिखो, ठीक है। तो अभी अपन ने बात की थी ऊपर दूषित जल के दुष्प्रभाव में ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस नामक कर्मी। तो ये पहला और ये 10वां दोनों का आंसर हमें ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस नामक कर्मी करना है, ठीक है। क्लियर? चलिए फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तचाप होता है, यानी कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसका बीपी कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, रक्तचाप कितना है। तो इसका आंसर है 120/80, ठीक है। तो चलिए अपन इसको देखते हैं। रक्त वाले पॉइंट के अंदर अपन ने इसको समझा भी था कि स्वस्थ व्यक्ति का जो यहां पर मिलेगा अपन को, ये रहा ना 120/80, 120/80 है, ठीक। तो हमें ये याद रखना है। फिर तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, तंबाकू किस कुल का पादप है? तंबाकू जो है पौधा है तंबाकू का, वो कौन से कुल में आता है? पौधों के अलग अलग कुल हैं, जैसे मालवेसी कुल, लिलियेसी, सोलेनेसी, फेबेसी। तो इसका सही आंसर सोलेनेसी है। अपन ने पढ़ा भी था और मैंने वहां पर आपको बताया भी था कि अक्सर एग्जाम के अंदर जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, अपन तंबाकू जो पादप है उसका वैज्ञानिक नाम है निकोटियाना टोबेकम, कुल है सोलेनेसी, और पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। तो हमें ये बातें ध्यान रखनी है। फिर अगला क्वेश्चन, मदिरा का मुख्य घटक क्या है? मदिरा यानी कि शराब, ठीक है। तो शराब का मुख्य घटक जो वो है C2H5OH, जिसे एथेनॉल या एथिल एल्कोहल भी कहते हैं। इसी का नाम एथिल एल्कोहल भी है और एथेनॉल भी इसको बोल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन इसका है CH3OH, ये मेथेनॉल है। ये एथेनॉल और ये मेथेनॉल, ठीक है। जिसमें कार्बन एक होता है वो क्या होता है? मेथ। यहाँ कार्बन 2 है तो ये क्या है? एथ। तो ये मेथ से नाम पड़ गया मेथेनॉल और ये एथ से नाम पड़ गया एथेनॉल। तो मदिरा में क्या होता है? ये एथेनॉल होता है। तीसरा ऑप्शन क्या है इसमें? CH3COOH, ये एसिटिक एसिड का सूत्र है। अपने आगे एक पार्ट आएगा अम्ल और क्षार का, तो हमें वहां पर भी ये फार्मूला याद करना है। तो यहां याद कर लीजिए, इसका रासायनिक सूत्र CH3COOH एसिटिक एसिड है। C6H12O6, ये है ग्लूकोज। किसका फार्मूला है? ग्लूकोज का फार्मूला है। तो हमें यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं इन सबको थोड़ा थोड़ा याद रखना है।
ठीक है। तो मदिरा का जो मुख्य घटक है वो मदिरा वाले पॉइंट में अपन को देखिएगा, यहाँ पर जब अपने नशीले पदार्थों में पढ़ा था तो वहां ये रहा मदिरा। तो मदिरा के अंदर एथिल एल्कोहल, ठीक है, C2H5OH होता है। क्लियर। अपन सारे क्वेश्चन जो है पीछे अपने जो बुक के अंदर कहाँ कहाँ है उसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आयोडीन की कमी से रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन का प्रतीक चिन्ह क्या है? आई, ठीक है ना, सिंबल इसका कैपिटल आई है। तो देखिए रतौंदी, रतौंदी तो अपन को पता है विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है ना, विटामिन पढ़े थे वहां। रिकेट्स, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। बांझपन, ये अपने यहाँ सिलेबस में नहीं है, पहले पार्ट का जो पहला पेज ही है उसके ऊपर विटामिन की एक टेबल दी गई है। अपने सिलेबस में विटामिन ए, B1, B2 और B3, विटामिन बी, सी और डी है, ठीक है। ये जो है विटामिन ई की कमी से होता है बांझपन या नपुंसकता, महिलाओं में बांझपन और पुरुष में नपुंसकता, विटामिन ई की कमी से होता है। घेंगा, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है, आयोडीन कमी से घेंगा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? घेंगा। तो अपने खनिज लवण वाला जो टॉपिक पढ़ा था कि खनिज लवण और उनकी कमी से होने वाले रोग, तो वहां अपन को मिलेगा, ये रहा खनिज कुपोषण में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि की क्रिया मंद पड़ जाती है जिससे गलगंड या घेंगा रोग होता है। इसी का नाम क्या है? गलगंड नाम भी है, ठीक है। क्लियर। चलिए फिर आगे चलते हैं। ये तो अपने हुए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने एग्जाम में नहीं आएंगे लेकिन यहाँ बुक्स में दिए गए हैं, तो हमें इनका डायरेक्ट सीधा याद करना है कि आयोडीन कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा। अब अति लघुत्रात्मक में छठा क्वेश्चन है, अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम। देखिए अफीम का जो पादप है ये भी नशीले पदार्थ में आता है, और अफीम के पौधे का वैज्ञानिक नाम जो है वो है पेपेवर सोमनीफेरम। ये रहा अफीम का पादप का फल का चित्र, और ये रहा अफीम पादप पेपेवर सोमनीफेरम। और अफीम पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होता है? कच्चे फल से, ठीक है। कच्चे फल से जो दूध निकलता है उसे लेटेक्स कहते हैं, ठीक। ये अफीम, तो अक्सर एग्जाम के अंदर ये अफीम वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, इसको थोड़ा सा आप अच्छी तरह से याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7, वशीय यकृत रोग का कारण क्या है? देखिए वशीय यकृत रोग जो है वो नशीले पदार्थों में शराब, शराब यानी कि एथेनॉल, जो अभी अपन ने ऊपर देखा था, ये रहा एथेनॉल, ठीक है, इसके कारण होता है। तो अपन चलो देखते हैं इसको अपने टॉपिक में कहाँ है, नशीले पदार्थ वालों में ये हमें शराब वाले टॉपिक में मिलेगा। ये रहा ये पॉइंट, इसके प्रभाव से वशीय यकृत रोग हो जाता है, ठीक है, यानी कि लीवर खराब हो जाता है। और इसमें होता क्या है, जिससे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, ठीक है। तो अपने से पूछा गया है कि वशीय यकृत रोग जो है वो किसके कारण होता है? शराब के कारण या फिर एथेनॉल के कारण होता है, ठीक है। कारण पूछा गया है तो एथेनॉल इसका आंसर हो जाएगा। चलिए फिर अपन आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तंबाकू में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? देखिए अभी तंबाकू का क्वेश्चन आया था कि तंबाकू का पादप का नाम क्या है, तो तंबाकू के पादप का नाम क्या है? निकोटिना टोबेकम, ठीक है, नशीले पदार्थों में। तो यहाँ अभी ये रहा, देखो तंबाकू पादप जो है निकोटिना टोबेकम है, कुल सोलेनेसी है, और ये पत्तियों से प्राप्त होता है। इसके अंदर कौन सा पदार्थ होता है? निकोटीन, निकोटीन नामक एल्कलॉइड पाया जाता है। तो हमें निकोटीन याद कर लेना है, ये निकोटीन नाम का हानिकारक पदार्थ होता है। और देखिएगा यहाँ निकोटीन के कारण इसका नाम क्या पड़ा है? निकोटिना टोबेकम नाम पड़ा है, ठीक है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, रक्तचाप मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? बीपी को मापने वाला यंत्र, ठीक है। यहाँ अपने बुक में उसका डायग्राम भी दिया हुआ है, चित्र भी है, स्फेग्नोमेनोमीटर नाम है। ये रहा रक्तचाप मापने वाले उपकरण या यंत्र का नाम स्फेग्नोमेनोमीटर, ठीक है। ये यहाँ पर इसमें लिखा हुआ भी है, रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को रक्तचाप मापी या स्फेग्नोमेनोमीटर कहते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 10 का क्वेश्चन जो अपन ने पहले वाले क्वेश्चन के साथ देख लिया था, नारू रोग का रोगजनक, ठीक है, ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस नामक कर्मी है, ठीक है, वो अपन ये हो चुका है। अगला क्वेश्चन है 11 का क्वेश्चन, अब लघुत्रात्मक क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये देखिए इस पार्ट में एक क्वेश्चन तो आएगा 1 नंबर का और एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, ठीक है, 2 क्वेश्चन इस पार्ट में से पूछे जाएंगे। तो ये छोटे वाले क्वेश्चन है, इनमें से तो 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, और आगे जो लघुत्रात्मक वाले अपन आगे और देख रहे हैं इनसे 3 नंबर का बड़ा क्वेश्चन बन सकता है।
तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, संतुलित भोजन व कुपोषण से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो यहां जो पाठ का अपना जो पहला ही पेज है उसमें संतुलित भोजन और कुपोषण दोनों की डेफिनेशन दी गई है, वो अपन देखते हैं। चलिए, ये अपने बुक में ये रहा, पहले पाठ का जो पहला पेज है उसमें संतुलित भोजन की डेफिनेशन ये है, संतुलित भोजन वह है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उपस्थित हो, वो संतुलित भोजन कहलाता है। फिर दूसरा क्या पूछ रहा है, कुपोषण। कुपोषण की परिभाषा ये रही, लंबे समय तक जब पोषण में किसी एक या अधिक पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो उसे कुपोषण कहते हैं। ठीक है, यदि लंबे टाइम तक शरीर के अंदर अपन भोजन के अंदर कोई एक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ना किसी एक तत्व की कमी हो जाए तो उसे अपन क्या कहते हैं, कुपोषण कहते हैं। चलिए फिर अपन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों का मानव शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है। देखिएगा अपने यहाँ सिलेबस में इस पाठ में प्रोटीन की कमी से होने वाले दो रोग हैं, ठीक है ना, तो अपन दोनों रोगों की बात करेंगे। ठीक है, क्वाशरकोर और मेरस्मस रोग। तो ये प्रोटीन की कमी से होने वाला जो रोग है ये प्रोटीन कुपोषण टॉपिक जो कि अपने पाठ में दूसरा टॉपिक ही है, ये रहा प्रोटीन कुपोषण। ठीक है, ये क्वाशरकोर रोग और ये मेरस्मस रोग। तो इसके लक्षण पूछ रहा है, तो लक्षणों में देखिएगा प्रोटीन की कमी से जो क्वाशरकोर रोग होता है, ठीक है, इसके लक्षण यहां ऊपर दिए जा रहे हैं कि बच्चे का पेट फूल जाता है, देखिएगा इसमें पेट फूला हुआ है, उसे भूख कम लगती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, त्वचा पीली, शुष्क, काली, धब्बेदार होकर फटने लगती है। ये तो लक्षण किसके हुए, क्वाशरकोर रोग के लक्षण हुए। ठीक है, अब अपन बात करेंगे दूसरा, इसमें मेरस्मस रोग के लक्षण। ये मेरस्मस रोग है, जब प्रोटीन के साथ पोषण में पर्याप्त ऊर्जा की कमी होती है तो शरीर सूख कर दुर्बल हो जाता है। देखिए सूखा हुआ शरीर, बिल्कुल कमजोर शरीर, ठीक है, और आंखें जो है वो कांतिहीन और अंदर धस जाती हैं और इसे मेरस्मस रोग कहते हैं। तो ये लक्षण किसके हो गए, मेरस्मस रोग के लक्षण हो गए। ठीक है, लक्षण पूछे गए हैं तो हमने दोनों रोगों के लक्षणों को यहां समझा। ठीक है, आपको ये पॉइंट बना के लिखना है, अलग अलग, क्वाशरकोर का अलग लिखना है और मेरस्मस रोग का अलग लिखना है। पीने योग्य जल के क्या क्या गुण होने चाहिए। तो अपनी जो यहाँ जल के बारे में पॉइंट है उसमें पॉइंट बना करके अपन को लिखने हैं कि पीने योग्य जो जल है उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये रहा, देखो, पीने योग्य जल के निम्न गुण होने चाहिए। तो हम यहाँ पर इसके पॉइंट बनाएंगे। नंबर 1 पहला पॉइंट, आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पीने योग्य जल के निम्नलिखित गुण होने चाहिए। पहले पॉइंट में जल में आंखों से दिखने वाले कण और वनस्पति नहीं हो, ठीक है, यानी कि बड़े धूल के कण, धूल मिट्टी के कण नहीं होने चाहिए। दूसरा पॉइंट अपन क्या बनाएंगे, हानि पहुंचाने वाले जीव नहीं हो, यहां दूसरा पॉइंट बना के लिख देंगे अपन। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या बनाएंगे, जल का पीएच संतुलित हो। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा। और चौथा पॉइंट क्या बनाएंगे अपने, जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हुई हो, ये पीने योग्य जल के गुण होने चाहिए। तो यहाँ 4 पॉइंट बन गए। इन चारों पॉइंट को अपन एक एक लाइन के अंदर अलग अलग लिखना है, पॉइंट बना करके इसका आंसर देना है ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूषित जल के दुष्प्रभाव। देखिएगा ये भी अपन पॉइंट बना के लिखेंगे क्योंकि ये जो बड़े क्वेश्चन है लघुतरात्मक, जो कि अपन को 4, 5 या 6 लाइन में देने हैं, इनको अपन थोड़ा सा पॉइंट बना के लिखेंगे तो अपने अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो दूषित जल, ये जल वाले पॉइंट में, इसी पॉइंट में मिलेगा अपन को। दूषित जल के दुष्प्रभाव क्या है, यानी कि दूषित जल पीने से शरीर को क्या क्या नुकसान होता है। तो ये रहा, देखो हेडिंग है, दूषित जल के दुष्प्रभाव इस प्रकार है। तो हमें आंसर भी इसी प्रकार से देना है, दूषित जल के निम्नलिखित दुष्प्रभाव है। क्या क्या दुष्प्रभाव है, देखिएगा अपन ये क्या लिखेंगे कि दूषित जल के अंदर क्या होता है, ये यदि यहीं से बना लीजिए, यदि पीने का पानी दूषित है तो कई बीमारियां चपेट में ले सकता है। ये बीमारियां पानी में रहने वाले रोग कारक सूक्ष्म जीव, अब वो सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कृमि के कारण हो सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये बन जाएगा। दूसरा पॉइंट अपन ये बना लेंगे कि दूषित जल पीने से हैजा, पेचिस जैसी बीमारियां आसानी से किसी को भी शिकार बना सकती हैं, यानी कई प्रकार की संक्रामक बीमारियां हो सकती हैं। फिर अगला पॉइंट अपन ये बना लेंगे, तीसरा पॉइंट, कि वायरल संक्रमण के कारण हेपेटाइटिस, फ्लू, कोलेरा, इसको टाइफाइड या पीलिया, ठीक है ना, ऐसी बीमारियां हो सकती हैं। और चौथा लास्ट पॉइंट क्या बना लेंगे, बाला या नारू रोग हो सकता है। ठीक है, ये भी दूषित जल पीने से, गंदे पानी पीने से ही होता है। क्लियर, तो अपन को पॉइंट बना करके इनके आंसर लिखने हैं। चलिए फिर अपना अगला क्वेश्चन है, अफीम के दूध में कौन से एल्केलॉइड पाए जाते हैं। देखिए अफीम के दूध के अंदर, अफीम का जो लेटेक्स है
अफीम का नाम क्या था? पेपेवर सोमनीफेरम, है ना। अभी पूछा गया था क्वेश्चन कि अफीम के नाम क्या है? पेपेवर सोमनीफेरम। ये राज 6 का क्वेश्चन है ना, छठा क्वेश्चन यहाँ अफीम का वैज्ञानिक नाम। तो चलिए अपन चलते हैं। अफीम के अंदर यहाँ पर लगभग 30 प्रकार के एल्कलॉइड पाए जाते हैं। ये रहा अफीम, ठीक है। और ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि अफीम के दूध में 30 प्रकार के एल्कलॉइड होते हैं। तो हमें इनके नाम लिखने हैं। तो देखिए अपन को 3 या 4 नाम याद करने बहुत ईजी है। मोरफिन और कोडीन, दो तो है। निकोटीन, ये निकोटीन वही जो तंबाकू के अंदर भी होता है, ठीक है। अभी अपन ने देखा था तंबाकू के अंदर निकोटीन। देखिए अपन इसको देखें, ये रहा तंबाकू वाले के अंदर पॉइंट में ये निकोटीन, ठीक है ना। तो ये निकोटीन यही है, यहीं पर अपना उसके अंदर भी है, अफीम के अंदर भी है। चलिए फिर आगे दो और है इसमें, सोमनीफेरिन और पेपेवरिन। तो देखिए नाम क्या है इसका? पेपेवर सोमनीफेरम। तो ये सोमनीफेरिन से याद क्या करोगे आप? सोमनीफेरम, सोमनीफेरिन से सोमनीफेरम। पेपरवीन, ठीक है, पेपेवर। तो ये इनके अंदर जो एल्कलॉइड है, उन एल्कलॉइड के कारण ही इनका नाम क्या पड़ गया? पेपेवर सोमनीफेरम। पेपेवर यानी कि पेपरवेरिन और सोमनीफेरम यानी कि सोमनीफेरिन, ठीक है। तो ये याद करने का एक तरीका है ताकि आप थोड़ा सा आसानी से इसको याद कर सकें। चलिए फिर अगला क्वेश्चन, तंबाकू से होने वाली हानियां। अब देखिए तंबाकू से होने वाली जो हानियां है वो अपने बुक के अंदर पहले से ही पॉइंट बना करके दी गई है। तो अपन ये जो 4 पॉइंट इसमें दिए गए हैं वो चारों समझेंगे। ये रहा, तंबाकू से होने वाली हानियां निम्नलिखित है। 4 पॉइंट में पहला पॉइंट है, तंबाकू के निरंतर संपर्क में आने से मुंह, जीभ, गले और फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है? तंबाकू में निकोटीन होता है जिससे धमनियों की दीवार मोटी हो जाती है। जैसे अपने रक्त को ले जाने वाली जो ये धमनियां है, ठीक है, इनकी दीवार मोटी हो जाएगी, यहां से दीवार मोटी हो जाएगी, जिसके कारण रक्तदाब बढ़ जाता है और हृदय स्पंदन यानी कि दिल की धड़कन बढ़ जाती है। गर्भवती महिलाओं द्वारा तंबाकू का सेवन करने से भ्रूण का विकास नहीं होता है। और अंतिम पॉइंट क्या है? सिगरेट के धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, ठीक है। लाल रुधिर कोशिकाएं, जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं यानी कि आरबीसी जो है, वो क्या करेंगी? ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता कमजोर हो जाती है आरबीसी की, ठीक है। अगर हमारे रक्त में CO, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो आरबीसी का काम है ऑक्सीजन को लाना ले जाना, ये ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा, ठीक है। 4 पॉइंट अपन को यहाँ पॉइंट बना करके ही आंसर देना है। हमेशा ध्यान रखिएगा आंसर देते समय हमको इसी तरीके को काम में लेना है। अगला क्वेश्चन है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग के लक्षण एवं कारण। देखिए ये रोग जो है ये एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब म्यूकस फाइब्रोसिस गुटखा खाने से होता है। किसके कारण होता है? गुटखा खाने से। तो देखिए तंबाकू जो है उसके ऊपर मिलेगा गुटखा, ठीक है। गुटके के अंदर ये रहा, जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाने से, जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाएंगी और जिससे जबड़ा ठीक प्रकार से खुल नहीं पाता है, इसे ही सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर ये सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग के बारे में हो गया। क्या पूछ रहा था? लक्षण पूछ रहा था। लक्षण क्या है? जबड़ा ठीक प्रकार से नहीं खुल पाता है। क्यों? क्योंकि जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं। कारण क्या है? गुटखा खाने से, ठीक है। अगला जो रोग है वो है निबंधात्मक क्वेश्चनों में, क्वाशरकोर रोग क्या है? देखिए क्वाशरकोर रोग अभी अपन ने पढ़ा था, ठीक है। प्रोटीन कमी से होने वाला रोग है। उसके लक्षण पेट फूला हुआ, है ना, वो सारे लक्षण अपन को लिख देने हैं। रोकथाम में क्या लिखेंगे अपन? प्रोटीन युक्त आहार लेना चाहिए हमें। बच्चों, जो छोटे बच्चों में रोग होता है उन्हें प्रोटीन युक्त आहार देना चाहिए। जैसे पनीर है, दाल के अंदर प्रोटीन होता है, सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन दाल में होता है, ठीक है। दाल जैसे चना भी दाल है, और दालों का राजा जो है वो चना ही है। चना क्या है? दालों का राजा। तो हमें दाल और प्रोटीन युक्त पदार्थ है, इसमें अपन अंडा, मांस, मछली ये भी काम में ले सकते हैं। यदि वो व्यक्ति या बच्चा मांसाहारी है तो उसे अपन वो भी दे सकते हैं। दूसरा अगला क्वेश्चन, 19 का क्वेश्चन, समाज में अफीम चलन की प्रथा को आप कैसे रोक सकते हैं? देखिएगा ये क्वेश्चन आपको अपने विवेक से देना है। समाज के अंदर जो अफीम का चलन है वो बहुत ज्यादा है। कई जगह पर मान मनुहार के लिए यानी कि अतिथियों का स्वागत सत्कार करने के लिए, या फिर कई समाज के अंदर कई जगह, कुछ से अपने राजस्थान में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, मारवाड़ या फिर हाड़ौती संभाग में, उधर इसका चलन ज्यादा है क्योंकि हाड़ौती संभाग में इसकी खेती होती है, या मेवाड़ क्षेत्र। तो वहां पर कोई शादी समारोह या उत्सव, ठीक है, कोई किसी प्रकार का फंक्शन होता है, प्रोग्राम होता है, तो वहां पर अफीम जो है वो प्रसाद के रूप में वहां पर दिया जाता है, या फिर नशे के रूप में उसका बहुत ज्यादा चलन है, जिसका दुष्प्रभाव बहुत ही खतरनाक है। तो हमें वहां पर उन लोगों को जागरूक करना होगा, समाज के लोगों को जागरूक करना होगा कि अफीम जो है, औरतें क्या करती हैं, छोटे बच्चों को अफीम की गोली
अफीम का जो दाना है वो छोटे बच्चों को मुंह में दे देती हैं, उससे बच्चा जो है वो नींद में सोता रहता है, ताकि वो उनको परेशान नहीं करे घर वालों को। ठीक है, उससे बच्चे के अंदर वो उसकी लत पड़ जाती है, उसकी आदत हो जाती है और वो आदतन अफीम का सेवन करने लग जाता है। तो हमें वहां पर उनको जागरूक करना होगा, समाज के लोगों को, और उनको अफीम के जो बुरे दुष्प्रभाव है उनसे अवगत करवाना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको जागरूक कर सकते हैं। तो ये भी हमें इसके अलग अलग पॉइंट बना करके लिखने हैं। 20 का क्वेश्चन है, विटामिन कुपोषण से होने वाले रोग रोग और उनके लक्षण। देखिएगा आपने यहाँ इस पार्ट में 4 विटामिन सिलेबस में है। कौन कौन से हैं? विटामिन ए, ठीक है, बी में B1, B2 और B3 और सी और डी है। तो हमें प्रत्येक विटामिन के रोग लिखने हैं। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, बी से, है ना, B1, B2, B3 और सी और डी की कमी से उनके लक्षण लिखने हैं। तो यहाँ अपने जो सबसे पार्ट का जो पहला ही पेज है उस पर एक सारणी बनी हुई है, उस सारणी के अनुसार अपन देखेंगे। वैसे अपन को आंसर देना है कि विटामिन ए लिखना है ना। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, और ये पूछ क्या रहा है, इसकी कमी से होने वाला रोग और उसके लक्षण। रात को कम दिखाई देना या कम प्रकाश, ये जो प्रकाश की जगह क्या है, मंद प्रकाश है ये, ठीक है ना, मंद यानी कि कम प्रकाश। ठीक है, मंद का मतलब कहता है कम प्रकाश, जब शाम होती है उस समय, है ना, दिखाई देना बंद हो जाता है। विटामिन B2 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, हृदय की धड़कन बढ़ जाते हैं, कम हो जाती है और तंत्रिका पेशियां कमजोर हो जाती हैं। B2 जो है उसका नाम क्या है, राइबोफ्लेविनोसिस, है ना, रोग का नाम राइबोफ्लेविनोसिस है। और मुंह के किनारे फट जाते हैं, होठ, है ना, की त्वचा फट जाती है। स्मृति यानी कि याददाश्त कमजोर हो जाती है। नियासिन विटामिन B3 है, इसकी कमी से पेलग्रा रोग होता है, जीभ और त्वचा पर पपड़ी बन जाती है। विटामिन सी एस्कोर्बिक अम्ल है, स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों से खून आना इसका प्रमुख लक्षण है। कैल्सिफिरोल विटामिन डी है, रिकेट्स रोग होता है, पैर की हड्डियां मुड़ जाती हैं जिसके कारण घुटने पास पास आ जाते हैं। तो हमें ये सारे विटामिन, इनके नाम और इनके लक्षण लिखने हैं। तो इस प्रकार से हमें इसका आंसर देना है, एक एक लाइन के अंदर अलग अलग लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन है, कोल्ड ड्रिंक्स से हमारे शरीर पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव का वर्णन कीजिए। देखिए, कोल्ड ड्रिंक्स, जिस शीतल पेय पदार्थ जो अपन पीते हैं, जो बोतल के अंदर पैकिंग आती है, अलग अलग मार्केट के अंदर अलग अलग नाम इसके, जैसे थम्स अप, पेप्सी, माउंटेन ड्यू, कोका कोला, है ना, बहुत सारे ऐसे और भी हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक है, शरीर के लिए हानिकारक है, हमें इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। इसकी बजाय हमें जो फलों का जो जूस है, जैसे मौसमी है ना, पपीता है, बेलपत्र है, उनके जूस का यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर इसके ये हानिकारक प्रभाव पूछ रहा है, तो हम कोल्ड ड्रिंक्स वाला जो टॉपिक है उसमें चलेंगे, वहां से वैसे ही आंसर देना है, इनके पॉइंट बनाएंगे और पॉइंट बना करके इनके आंसर अपन को देने हैं। तो देखते हैं अपन यहाँ, ये जो कोल्ड ड्रिंक्स वाला पॉइंट है, ये रहा कोल्ड ड्रिंक्स वाला पॉइंट। ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक्स के जो दुष्प्रभाव है, क्या क्या लिखेंगे अपन? पहला पॉइंट ये लिखेंगे कि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर फास्फोरिक अम्ल मिला जाता है, और फास्फोरिक अम्ल से दांत खराब हो जाते हैं। ठीक है, दांतों पर इसका प्रभाव पड़ता है। क्लियर? दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? दूसरा पॉइंट यहां से बना लेंगे अपन कि कोल्ड ड्रिंक्स में एथिलीन ग्लाइकोल नामक रसायन मिला जाता है, जिसको मीठा जहर कहा जाता है। अगर लंबे समय तक अपन कोल्ड ड्रिंक्स लगातार पीते रहेंगे तो ये जहर की तरह काम करता है, हमारा शरीर जो है वो कमजोर हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा पॉइंट क्या बना लेंगे अपन कि इसमें बोरिक, एरिथोर्बिक और बेंजोइल अम्ल, ठीक है, ये अम्ल होते हैं। अम्ल के कारण क्या होगा? पेट के अंदर अम्लता बढ़ जाएगी, एसिडिटी बढ़ जाएगी, जिससे पेट की जलन, खट्टी डकार आना, है ना, तो ये सारी चिड़चिड़ापन, एसिडिटी, एसिडिटी को अपन अम्लता कहते हैं, अम्लता को अंग्रेजी में एसिडिटी कहते हैं। तो ये समस्या हो जाएंगी। फिर अपन लिख सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर ये शीशा भी मिला जाता है। शीशा जो है अपने शरीर के लिए हानिकारक है। ये हमारे स्नायु यानी कि तंत्रिका तंत्र को, स्नायु का मतलब क्या है? तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तंत्रिका कोशिकाएं, मस्तिष्क, गुर्दा, लीवर, है ना, इनके लिए घातक है, इनको खराब कर देता है। तो हमने यहाँ पर इनके 4 पॉइंट बनाने हैं और उसी प्रकार से इनके आंसर देने हैं। फिर खाद्य पदार्थों में मिलावट पर लेख लिखिए। तो यहाँ पर भी अपन 4 पॉइंट बनाएंगे, कौन कौन से खाद्य पदार्थ है और उनमें क्या क्या मिलाया जाता है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं अपन खाद्य पदार्थ जो है अपने लास्ट में रहा, सबसे अंत में। पहला पॉइंट अपन बना लेंगे दूध वाला, कि खाद्य पदार्थ जैसे दूध के अंदर यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, है ना, ये कलर, ये मिला जाता है, तो ये पॉइंट बन जाएगा। दूसरा पॉइंट अपन क्या बना लेंगे? सरसों के तेल का, कि सरसों के तेल के अंदर सत्यानाशी पौधा है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? आर्जिमोन। सत्यानाशी का ही नाम आर्जिमोन है।
ठीक है। तो इनके बीजों को पीस करके तेल निकालते हैं, उस तेल को सरसों के तेल में मिला देते हैं, ठीक। तो उससे हमें बीमार होते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो ये, या फिर इसके अंदर सस्ता पाम ऑयल मिला देते हैं, पाम का भी एक पौधा होता है पाम, ठीक है। या फिर घी, अगला पॉइंट अपन घी ले सकते हैं कि घी के अंदर मिलावट है ना, या फिर मिर्च पाउडर, जो भी आपको आसान लगे आगे, है ना। ये इसमें ईंट का चूरा मिला देते हैं, हल्दी के अंदर लेड क्रोमेट मिला देते हैं, ठीक है। और काली मिर्च में पपीते के बीज मिला देते हैं। तो ये सारे मिलावट वाले पॉइंट हैं, अपन को इनके पॉइंट बना करके अलग अलग करना है। फिर अंत में लास्ट क्वेश्चन है, खनिज कुपोषण से होने वाली हानियों का वर्णन कीजिए। देखिए मैंने क्या बताया था इस पार्ट में, एक तो क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, एक आएगा 3 नंबर का। तो 1 नंबर का क्वेश्चन हमें छोटा आंसर देना है 1 या 2 लाइन के अंदर ही, और 3 नंबर का जो क्वेश्चन बनेगा उसमें हमें 3 पॉइंट जरूर बनाने हैं, ठीक है। जो बड़ा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि प्रत्येक 3 पॉइंट बना के अपन लिखेंगे, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, तो हमें एक एक पॉइंट के अनुसार एक एक नंबर मिलेगा, तो हमें 3 में से 3 नंबर पूरे मिलेंगे। तो हमें यहां देखिए खनिज कुपोषण के लिए हम 3 पॉइंट बनाएंगे, और यहां पर खनिज कुपोषण जो है पार्ट का दूसरा है जो पेज है, उसमें अपन को मिलेगा, ये रहा खनिज कुपोषण, ठीक है। तो खनिज कुपोषण के लिए हम 3 पॉइंट, देखिए यहां पर सारणी भी दी गई है, चाहे तो आप इसमें से ले लीजिए, परंतु यहां पर देखिएगा पहला पॉइंट अपन बनाएंगे लोहा तत्व है, लोहा यानी कि आयरन, ठीक है। आयरन का प्रतीक चिन्ह क्या है, एफ ई, है ना। मैं लिख देता हूं एफ कैपिटल ई स्मॉल। तो एफ ई, लोहा तत्व की जो है वो हमारा रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन का भाग है, यानी कि हीमोग्लोबिन के अंदर लोहा पाया जाता है, ठीक है। और ये हीमोग्लोबिन कहां होता है, ये आरबीसी में होता है। हीमोग्लोबिन कहां होता है, आरबीसी के अंदर। तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन के अंदर लोह तत्व पाया जाता है। और जब लोहा की कमी हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, ठीक है। और इसकी कमी से रक्तहीनता, रक्तहीनता को अंग्रेजी में कहते हैं एनीमिया, एनीमिया हो जाता है, जिसके कारण चेहरा पीला पड़ जाता है, यानी कि खून की कमी हो जाती है। दूसरा पॉइंट क्या बनाएंगे अपन, कैल्शियम का, कैल्शियम यानी कि सी ए, सी कैपिटल ए स्मॉल। तो कैल्शियम वो हड्डियों को मजबूत बनाता है, ठीक है। कैल्शियम हमारी हड्डियों में पाया जाता है, और इसकी कमी से हड्डियां कमजोर या भंगूर हो जाएंगी। भंगूर का मतलब ये होता है, जो इनको छोटी भी चोट लगती है, छोटी मोटी चोट लगती है, तो ये हड्डियां टूट जाती हैं, ठीक है, टूटने की प्रवृत्ति हो जाती है, तो उसको भंगूर कहते हैं। तीसरा पॉइंट क्या बनाएंगे अपन, आयोडीन वाला। तो आयोडीन यानी कि कैपिटल इसका प्रतीक चिन्ह है। तो आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि की क्रिया मंद पड़ जाती है। अगर हमारे शरीर में आयोडीन कम हो जाएगा तो हमारी थायराइड ग्रंथि जो है वो ठीक प्रकार से थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनाएगी, और जब थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा तो हमारा गला सूज जाएगा, सूज करके लटक जाएगा, और इसे गलगंड रोग या घेंगा रोग कहते हैं, इंग्लिश में इसको गोइटर रोग कहते हैं। और ये थायराइड ग्रंथि वाला जो पार्ट है, दूसरा पार्ट, उसके अंदर भी दोबारा आएगा, वहां भी अपन इसको देख लेंगे। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर पहले पार्ट के जो क्वेश्चन आंसर है, सारे प्रश्न उत्तरों को देखा है, और आपको किस प्रकार से एग्जाम के अंदर इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, ठीक है। ये भी अपने बिल्कुल आसान तरीके से समझा। बहुत बहुत धन्यवाद।